बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग जो है वो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 18 जो है रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट किया हुआ था और उसका प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो आज उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं और लिविंग ऑर्गेनिज़म की जहाँ बहुत सी खूबियाँ होती हैं, वहाँ पे एक खूबी ये भी है कि ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है। अगेन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने पढ़ा था, इसमें ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इन प्लांट्स के अंदर, उसकी चंद एक एग्जांपल्स जो शायद एमसीक्यू में कभी आ जाएं, तो इनमें लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है और बडिंग है। ये लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग आप लोग अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये तीनों तरीक़ेकार जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर ही हमारा फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर था, जिसमें बार बार एक लाइफ साइकिल चलती थी। उसको हम कहते थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसी लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनको इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल कभी डिप्लॉयड होते हैं और कभी हैप्लॉयड होते हैं। मिसाल के तौर पे हमेशा याद रखें, प्लांट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो 2n होती है, और जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है वो 1n होती है। और ये भी याद रखें कि स्पोरोफाइट की वजह से गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है और गैमीटोफाइट जनरेशन की वजह से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। तो क्योंकि कभी ये डिप्लॉयड होते हैं स्पोरोफाइट के रूप में और कभी गैमीटोफाइट की शक्ल में ये 1n होते हैं, तो इसी वजह से इसको डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब इसी से ही आगे दो डेफिनेशन मज़ीद जनरेट होती हैं, एक आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक। अब ये बात तो तय हो गई है कि प्लांट की कभी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और कभी गैमीटोफाइट जनरेशन होती है। तो अगर स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन दोनों ही स्ट्रक्चरली सेम हों, शक्ल में एक जैसे हों, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिक, जिसमें बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। इसकी एग्जाम्पल बुक में नहीं दी गई। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एलजी की, अलवा। इसके अंदर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन जो हैं वो स्ट्रक्चरली सेम होंगी। इसके अलावा एक होती हैं हेटेरोमॉर्फिक जनरेशंस। हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशंस जो हैं वो कभी भी स्ट्रक्चरली सेम नहीं होती। स्पोरोफाइट की शक्ल किसी और तरह से होगी, गैमीटोफाइट की शक्ल किसी और तरह से होगी। और इनको हम लोग कहते हैं, अगर एग्जांपल देना चाहें तो आप जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल दे दें, एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल दे दें। इनमें स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट की शक्लें स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं। फिर आपकी बुक लेके आएगी आपको सीडिंग प्लांट्स की तरफ। सीड प्लांट्स कहता है कि मोस्ट प्रीडोमिनेंट हैं इस दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, सबसे ज़्यादा इनमें अडॉप्टेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो सीड प्लांट्स की हैं। उसकी वजह कुछ होगी तभी ये इतने कामयाब हैं। तो पहले तो उसने बताया हुआ है कि मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। पहली तो बात यह है कि इन्होंने फूलों की शक्ल में अपने आप को बहुत मॉडिफाई किया, ठीक है, क्योंकि स्पेशली सीड प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लावर बना लिए तरह तरह के कलर्स के, ब्राइट कलर के, ताकि मक्खियाँ आएँ, उन पर बैठें और उनके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करें। फिर उनकी फ्लावर्स की कुछ शेप ऐसी है कुछ फूलों के अंदर, जिसमें हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स दूर तक जाते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है वो ट्रांसफरिंग जो है ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इंसेक्ट को प्रमोट करते हैं अपनी तरफ बुलाने के लिए। कुछ हवा से जाते हैं। तो मतलब है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जितनी ज़्यादा पोलन ग्रेन्स इनके फैलेंगे उतनी ही आबादी, और डेफिनेटली इसी वजह से ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशी वाइज भी सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद इनके पास पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब जो है आप लोग पढ़ चुके हैं कि पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे गिरता है तो वो गैमीट्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, एग तक, ओवरी तक, ओव्यूल तक।
तो ये पहले क्या था, पहले पानी की मौजूदगी चाहिए होती थी, फिर स्पर्म जो था पानी में ट्रैवल करके एग तक पहुंचता था। लेकिन अब जो है पोलन ट्यूब ही ये काम कर देती है, यानी जितनी इंश्योरिटी से स्पर्म जो है एग तक पहुंचेगा उतनी ही इंश्योर होगी फर्टिलाइजेशन और उतनी ही इंश्योर होगी आगे नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपने बताना है। फिर इनके अंदर फूड स्टोरेज होती है। सीड के अंदर होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिससे फ्यूचर में एक पौधा निकलना होता है। ठीक है, सीड गोदामों में भी पड़ा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है या ज़मीन के नीचे सीड पड़ा हुआ है तो वो उससे जो स्टोरेज ऑफ फूड, चाहे वो स्टार्च की सूरत में हो, चाहे वो किसी लिपिड की सूरत में हो, तो उसके अंदर वो मौजूद रहता है और वो वहाँ से खुराक का सहारा बन जाता है उसको, चाहे बाहर से खुराक मिले या ना मिले, और यही चीज़ उसको इंश्योर करती है। और सीड जो है काफ़ी अरसा उसका वेट कर सकता है अच्छा मौसम आने का, और तभी ये उस टाइम तक इसको रोटी अंदर से मिलती रहती है। फिर प्रोटेक्शन बाय सीड कोट। अब वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो जो डेवलपिंग फ्यूचर का प्लांट है, वो एक कवरिंग के अंदर होता है और उसको महफूज रखा जाता है सीड कोट, टेस्टा और टेगमेन, सीड कोट के 2 हिस्से। उसमें वो जब तक एम्ब्रियो जो है वो सेफ़ रहेगा तो डेवलपिंग सीड के बाद वो डेवलपिंग प्लांट वो भी क्या रहेगा, वो भी सेफ़ रहेगा। उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन में आपने बताना है कि इनकी एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये फल भी बना लेते हैं। और फल का क्या फ़ायदा है? फल का ये फ़ायदा होता है कि ये इसके अंदर ना सिर्फ फल के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड हो जाती है, बल्कि इसके अंदर जो है जब प्लांट को, इसको एनिमल को खाता है तो वो सीड डिस्पर्सल का बाइस भी बनते हैं। जगह जगह सीड फेंकते हैं जिसकी वजह से इनकी आगे से आगे प्रोपोगेशन जो है वो पॉसिबल होती है और ये फैलते भी हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी, सीड का मतलब सीड सो भी जाता है, सीड आराम भी कर लेता है। जब ज़मीन के नीचे सीड पड़ा हुआ है और बाहर टेम्परेचर मुनासिब नहीं है, ज़मीन में पानी मुनासिब नहीं है, ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स मुनासिब नहीं है, तो सीड को कोई जल्दबाजी नहीं है ग्रो करने की, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उसके पास स्टोरेज ऑफ सीड फूड होती है। वो उसके अंदर सो के आराम से गुजारा कर सकता है और वेट कर सकता है अच्छे वक्त आने का। तो जब अच्छा वक्त आता है तो फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये तमाम चीज़ें इसको दुनिया में सीड प्लांट्स को जो है वो कामयाब करती हैं। फिर आखिर में एक बॉक्स है आपके लिए, वो है एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब विद द एवोल्यूशन ऑफ सीड फॉर्मेशन। आपकी बुक ने ये बताया कि जहाँ पोलन ट्यूब के इतने फ़ायदे हैं कि वो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है एग तक, वहीं पे ही कहता है कि जैसे जैसे पोलन ट्यूब एवोल्यूशन शुरू हुई वैसे वैसे जो है वो सीड भी साथ साथ ही एवोल्यूट हुआ। ये नहीं कि पहले पोलन ट्यूब बनी और बाद में सीड बना, ऐसे नहीं, दोनों की एवोल्यूशन साथ साथ हुई है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइफ साइकिल आ रही है, और इस लाइफ साइकिल को आप लोग पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर में, द ब्रियोफाइट लाइफ साइकिल। ब्रियोफाइट्स बच्चों आप लोगों को मालूम है कि ये वो प्लांट्स थे जिनके अंदर नो वास्कुलर बंडल, यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। तो इनको याद करने का तरीका वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? गैमीटोफाइट जनरेशन से। देखें, डाकू को डाकू क्यों कहा जाता है? कि वो पेशेंट्स का इलाज करता है। तो आप फ़ौरन कहेंगे नहीं वो तो चोरियाँ करता है, डकैतियाँ डालता है, यही बात है। इसी तरह गैमीटोफाइट एक तो याद कर लो कि गैमीटोफाइट 1n होती है, स्पोरोफाइट 2n होती है। गैमीटोफाइट डाकू को डाकू इसलिए कहते हैं कि वो डकैतियाँ करता है। गैमीटोफाइट को गैमीटोफाइट इसलिए कहते हैं कि इसने गैमीट्स पैदा करने हैं। याद रख लो, गैमीटोफाइट से गैमीट्स, और गैमीट्स 2 ही हैं, 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। एक स्पर्म गैमीट और एक एग गैमीट है। तो ये स्पर्म और एग पैदा करता है। तो गैमीटोफाइट जनरेशन 1n होती है। जारी बात है गैमीट जो है वो सेक्स ऑर्गन्स में ही लगेंगे। अब सेक्स ऑर्गन्स जो है 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलते हैं।
मेल सेक्स ऑर्गन में ज़ाहिरी बात है स्पर्म्स लगने हैं, तो यहाँ पे स्पर्म्स का नाम है एंथ्राजॉइड्स, और आर्चिगोनियम में एग लगना है तो एग का नाम होता है ओवोस्फीयर। तो मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं, फीमेल ने एग प्रोड्यूस करने हैं। स्पर्म का नाम है एंथ्राजॉइड और एग का नाम है ओवोस्फीयर। फिर एग और स्पर्म जो है आपस में मिलने होते हैं, सबको पता है। तो फिर ये बन जाता है ओवोस्पोर यानी डिप्लॉयड, क्योंकि वन एंड स्पर्म था, वन एंड ही एग था, तो ये बन जाएंगे ओवोस्पोर। ओवोस्पोर के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि गैमीटोफाइट से कौन सी जनरेशन बननी होती है, स्पोरोफाइट। तो जब दोनों मिल गए, जाइगोट बन गया, ओवोस्पोर बन गया, अगली जनरेशन तैयार है। अगली जनरेशन का नाम है स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन ज़ाहिरी सी बात है 2n होगी, क्योंकि एग और स्पर्म के मिलने से बनी है। फिर स्पोरोफाइट, जैसे मैंने कहा डाकू को डाकू क्यों कहना है, क्योंकि वो डकैतियाँ करता है। स्पोरोफाइट का नाम स्पोरोफाइट क्यों है? क्या हमें खुशी है इसका नाम स्पोरोफाइट रखने का? नहीं, ये स्पोर पैदा करेगा आगे जाके। गैमीटोफाइट ने आगे जाके क्या पैदा किए थे? गैमीट्स। तो स्पोरोफाइट आगे जाके क्या पैदा करेगा? स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होंगे। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजियम बनाएंगे, और स्पोरेंजियम की जो अंदर वाली दीवारें होती हैं उन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियम मदर सेल। इनको स्पोरोसाइट भी कहते हैं। और ये मदर सेल जो हैं ये 2n होते हैं, और यहाँ जाके पहली दफ़ा मियोसिस होगी और अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और ज़ाहिरी बात है जब 2n से मियोसिस होगी तो 1n स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर ज़मीन पे गिरेंगे, और गिरने के बाद क्या बनाएंगे? गैमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस टॉपिक को लेके चलना है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्थिनोकार्पी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फल बन जाए, वरना फल आम तौर पे एग और स्पर्म मिलने के बाद बनता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें अगर फल बन जाए और विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। इसके लिए नो सीड फॉर्मेशन, इसमें फिर सीड नहीं बनेगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स दुनिया में कई एक नेचुरली जो बनते हैं, बनाना है, पाइनएप्पल है, कुछ ऑरेंजेस हैं और कुछ ग्रेप्स हैं, और इनके अंदर सीड भी नहीं होगा फिर। ठीक है। तो इसकी वजूहात क्या है? भाई सिंपल सी बात है, फ्रूट जो है हमेशा किससे बनता है? ओवरी से बनता है। तो इनके अंदर एबनॉर्मली हाई कंटेंट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वो ओवरी को स्वेल करके क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है। तो इस तरह फ्रूट बन जाएगा। तो हम क्योंकि लालची लोग हैं तो हम लोग कमर्शियली देख लेते हैं कि अगर नेचुरली, अगर नेचर के अंदर कुदरती तौर पे बग़ैर बीज के, क्योंकि बीज को कभी कभी माना यह जाता है कि बीज जो है उसको खाने में रुकावट होता है, आपको खाने में मुश्किल पेश आती है, तो वाई नॉट हम क्यों ना खुद भी बना लें बग़ैर बीज वाली क्रॉप्स जो हैं ऐसी, या प्लांट्स। तो कमर्शियली फिर हम भी क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर ऑक्सीजन को ट्रीट कर देते हैं, उस पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं, जैसे टोमेटो पे किया, पेपर्स पे किया। तो पेपर्स जो हैं इनके अंदर टोमेटो पे, तो ये जब स्वेल कर जाएगी ओवरी तो ये टमाटर तो बन जाएगा, लेकिन अंदर सीड नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो रिलेशन आता है हम चैप्टर 17 में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।